नमस्कार दर्शकों, बिजनेस फोर्टनाइट में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं शहर के जाने माने रियल एस्टेट डेवलपर मनोज मीक जी से। मनोज जी आज ही क्रेडाई भोपाल चैप्टर के अध्यक्ष भी नियुक्त हुए हैं। इसके पूर्व आप उपाध्यक्ष रहे हैं और लंबा समय आपको रियल एस्टेट क्षेत्र में है। तो आज हमारा जो इंटरव्यू है वो क्रेडाई से जुड़ा हुआ ज़्यादा रहेगा। रियल एस्टेट के बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे, उनकी प्राथमिकताएं बतौर नए अध्यक्ष क्या क्या रहेंगी, भोपाल को वो किस तरह से डेवलप होता हुआ देखना चाहते हैं, किस तरह से क्रेडाई अपना योगदान गवर्नमेंट के साथ पॉलिसीज को बनाने में देगी, और तमाम इस तरह की चर्चाएं हम उनसे करेंगे। तो मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मनोज जी, सबसे पहले बात करेंगे आपके अध्यक्ष नियुक्त होने पर, कैसा फील कर रहे हैं आप? नहीं, पिछले 20 साल से जब से स्थापना हुई है क्रेडाई की, तब से मुझे संगठन में काम करने का पदाधिकारी बतौर मौका मिलता रहा है। और अध्यक्ष का दायित्व निश्चित रूप से बड़ा होता है और मेरी शुरू से ये प्राथमिकता रही है कि शहर के विकास और इंडस्ट्री के वेलफेयर के लिए काम करता रहूं जी। मुझे ये पीड़ा भी है कि हमारी राजधानी जो है वो दूसरी राजधानियों के मुकाबले और दूसरे प्रगतिशील शहरों के मुकाबले काफ़ी पिछड़ गई है। जी। ये इस पे काम करना और अर्बन एक्सीलेंस पे काम करना मेरा पैशन रहा है। जी। जब डेटा उठा के देखते हैं या प्लानिंग देखते हैं तो तकलीफ़ होती है। ये मौका मिला है, इसमें हम पूरा प्रयास करेंगे जी। इस शहर के विकास के लिए। जी। तो सर, अगर बात की जाए कुछ अगर बिंदुवार चीज़ों की, क्योंकि अब आपने कुछ ना कुछ रोड मैप आपके दिमाग में बना के रखा होगा कि आप बतौर अध्यक्ष किन बिंदुओं को सबसे पहले लेके चलेंगे, क्या प्रायोरिटीज़ आपकी रहेंगी, अगर हम उसकी चर्चा करें तो? प्रायोरिटीज़ तो देखिए, सबसे पहले जो है सरकार के साथ जब नीति निर्धारण के लिए का मौका आता है तो क्रेडाई से भी सलाह सरकार करती रही है। हालांकि लंबे समय से जो भी रिप्रेजेंटेशन हम देते हैं उसका बहुत लाभ हमें नहीं मिल पाता, लेकिन काफ़ी नीतियां जो हैं हमारी तकलीफ़ों को समझते हुए सरकार ने ली हैं। हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पे काम करना है, क्योंकि ये सिर्फ नारा ही बना है अभी तक। इसको ज़मीन पे उतारना पड़ेगा, क्योंकि वो सहूलतें अभी भी नहीं हैं जो एक डेवलपर को अपने प्रोजेक्ट को तेज़ी से समाप्त करने के लिए और उसकी लागत कम करने के लिए ज़रूरत होती है। तो सर, जैसे कि आपने ईज़ ऑफ डूइंग की बिज़नेस की बात की है, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में रियल एस्टेट सेक्टर को सरकार से किस तरह की अपेक्षाएं हैं और किस तरह के रिप्रेजेंटेशन आपने दिए हैं और उनमें क्या बातें आपने सरकार के सामने रखी हैं? पिछले 10-15 सालों से हम देख रहे हैं कि लगातार नीतियों में बदलाव होता रहा है। चाहे वो हमारे भोपाल में गाइडलाइन की दरों की बात हो, वो बहुत तेज़ी से बढ़ा दी गई। आज वास्तविक जो मूल्य है उससे काफ़ी ज़्यादा है। स्टैम्प ड्यूटी पूरे देश में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। इसका सीधा नुकसान जो भुगता है मकान या प्रॉपर्टी लेने वाले उनको होता है। इस पे हम लंबे समय से सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लेकिन उसका लाभ शायद राजस्व संग्रह के कारण नहीं मिल पा रहा है। हम इस पे भी सरकार से चर्चा करेंगे कि मार्जिन की बजाय अगर टर्नओवर पे के सिद्धांत पे काम करें तो ज़्यादा राजस्व एकत्र हो सकता है। ये हमारे रोड मैप में शामिल है। इसके साथ साथ भोपाल, आप जानते हैं, 20 साल से विकास योजना के अभाव से जूझ रहा है। ये हमारी प्राथमिकता होगी कि किसी भी तरह से अगले एक आध महीने, 1-2 महीने में विकास योजना का ड्राफ्ट आ जाए और शीघ्र अतिशीघ्र जो अंतिम विकास योजना है वो लागू हो। क्योंकि विकास योजना 2047 तक के लिए बननी है, तो हमें देखना होगा कि विकास योजना संतुलित बन पाई है या नहीं बन पाई है। इसके अलावा भूमि विकास नियमों में भी काफ़ी बदलाव हुए हैं। उनमें भी कई संशोधनों की आवश्यकता दिखती है। टीडीआर का पोर्टल अभी मुख्यमंत्री जी ने 12 तारीख को लॉन्च किया है। टीडीआर के नियमों में भी सरलीकरण की ज़रूरत है। भोपाल जैसे शहरों में टीडीआर को बेच पाना या टीडीआर को दूसरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा, उसकी प्रक्रिया भी जटिल है। इस पर भी हम निश्चित रूप से काम करेंगे। इसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पे हमने जो चर्चा की है वो बहुत आवश्यक पहलू है। उसको लगातार उस पर हम काम कर रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। इस तरीके से सरकार से, चूँकि सरकार में अभी देखिए मुख्यमंत्री जी भी शहरी क्षेत्र से हैं और हमारे जो शहरी विकास मंत्री हैं वो भी शहरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।
तो मुझे लगता है कि वो शहरों की समस्याएं और समाधान बेहतर तरीके से समझते हैं, और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस रियल एस्टेट सेक्टर को बेहतरी देखने को मिलेगी। तो सर, जैसे आपने बताया कि आपकी रियल एस्टेट सेक्टर की अपनी अलग तरह की अपेक्षाएं हैं और सरकार का अभी आप कह रहे हैं प्लान जल्दी आने वाला है, तो उस प्लान को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि किस तरह का प्लान आना चाहिए जिससे कि न केवल जो एक व्यक्ति है जो घर लेना चाहता है अपने लिए, बल्कि जो उसको घर बना करके दे रहा है रियल एस्टेट डेवलपर, तो उन दोनों के लिए दोनों फ़ायदेमंद हो और आगे चल करके शहर का और प्रदेश का जो आप डेवलपमेंट है उसमें हेल्प मिल सके। देखिए, विकास योजना के साथ साथ ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि शहर में रोजगार परक उद्योग और सेवा उद्योग आए, क्योंकि मांग बनाए रखने के लिए इन दोनों का आना बहुत ज़रूरी है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि भोपाल में नए उद्योगों की आवक कम हुई है, रोज़गार के अवसर कम हुए हैं। रोज़गार के अवसर नहीं होंगे तो रियल एस्टेट पे सबसे पहले जो है इसका नुकसान होता है, और जो नैसर्गिक नेचुरल ग्रोथ है वही परिवार बढ़ने के कारण होती है। जो निवेशक है वो बाज़ार से आमतौर पे वापस चला जाता है दूसरे एवेन्यूज़ में। तो इस ओर काम करना पड़ेगा। इसके अलावा विकास योजना में ये देखना पड़ेगा कि 2047 तक के लिए है विकास योजना, तो तब मुझे लगता है कि 45 लाख 50 लाख की आबादी उस समय होगी। उतनी आबादी के लिए जो प्लान किया गया है शहर, वो किस तरीके से प्लान किया गया है, वो जब मास्टर प्लान आ जाएगा उसके बाद में समझ में आएगा, क्योंकि वो आसान नहीं होगा। हमारे शहर में 50 लाख की आबादी के लिए अभी कोई मास्टर प्लान बना नहीं है, क्योंकि उसके लिए संभवतः डेंसिटी बढ़ानी पड़े। जो प्लानिंग एरिया है वो तो ऑलरेडी फिक्स है, और भोपाल दूर दूर बसाहट के लिए जाना जाता है। डेंसिटी बढ़ने पे उस पर का क्या प्रभाव पड़ेगा, यातायात पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा पिछले बार जब मास्टर प्लान आया था जो निरस्त कर दिया गया, उसमें एफएआर को लेके काफ़ी विवाद हुआ था। जो डेवलपिंग एरिया है उसमें एफएआर 0.25 कर दिया गया था, जो कि बहुत ही कम है। उसके बारे में क्या किया गया, ये सब बातें मुझे लगता है प्लान आ जाने के बाद में चर्चा करना बेहतर होगा। जी, तो सर इस प्लान में क्रेडाई का क्या रोल रहेगा? क्रेडाई को क्या इनवाइट किया गया है अपनी ओपिनियन देने के लिए, या सिर्फ वो प्लान आने के बाद ही कुछ अपना एक्शन ले पाएगी? जब शुरुआती दौर में प्लान बन रहा था 2031 का, तब ज़रूर हम लोगों से ओपिनियन लिए गए थे। अभी तो जो नया प्लान बन रहा है इस पर कोई ओपिनियन नहीं लिए गए हैं। जो अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को लगता है कि ये चीज़ें शामिल की जानी चाहिए, उस पर हम लोग ज़रूर अधिकारियों को अवगत कराते रहते हैं। जैसे हमारा मानना है कि बड़े शहरों में जहाँ पे नदियाँ हैं उनके रिवर फ्रंट बहुत अच्छे से विकसित हुए हैं, चाहे वो लखनऊ हो, जयपुर हो, आपका सिलवासा हो। उसी तरीके से भोपाल में भी जितनी वाटर बॉडीज़ हैं और कलिया सोत नदी है, इसके रिवर फ्रंट को योजनाबद्ध तरीके से प्लान करना चाहिए और इसके लिए फ़ंड की व्यवस्था करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में जो ग्रीन बेल्ट के या ग्रीन ट्रिब्यूनल के विवाद पैदा होते हैं वो भी दूर हों और शहर की सुंदरता में चार चांद लगे। जी, तो सर एज अ रियल इस्टेट डेवलपर अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप इन बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, काफ़ी सारी रियल इस्टेट संस्थाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, तो इनकी क्या इंडिविजुअल तकलीफ़ें हैं, उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। रियल इस्टेट डेवलपर्स की तकलीफ़ें उस समय ही दूर होती हैं जब मांग बनी रहती है बाज़ार में, और जो लागत है उसको हम किसी तरीके से कम कर पाएँ। लेकिन मध्य प्रदेश में चूँकि जो टैक्स है उसका भार बहुत अधिक है, जितने भी टैरिफ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, और जो अनुमतियों में लगने वाला व्यय है वो भी अत्यधिक है। साथ ही जो गाइडलाइन के इशूज़ हैं वो बरकरार हैं। इसके कारण लागत बढ़ती है, और लागत बढ़ने के कारण जो एंड प्रोडक्ट है वो महंगा हो जाता है, और जो बायर है, चूँकि हम मध्य प्रदेश प्रति व्यक्ति आय के मामले में राष्ट्रीय औसत से कम पे है, तो उसके लिए मकान या प्रॉपर्टी खरीदना आसान नहीं होता है।
तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। सरकार, मुझे लगता है कि जो प्रति व्यक्ति आय है उसको ध्यान में रखते हुए इस जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसको प्राथमिकता देने के प्रयास करेगी, जो कि हाउसिंग फॉर ऑल मिशन का उद्देश्य भी है। जी जी। तो सर इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू में। अब जानना चाहेंगे आपसे कि जो इस सेक्टर को लेकर के बतौर क्रेडाई अध्यक्ष आपकी जो अभी मैंने आपसे पूछा भी था कि रोड मैप है, तो अगर हम पॉइंट वाइज देखें तो अब अगले 5 वर्षों के हिसाब से अगर कोई योजना की हम बात करें तो आप क्या सोचते हैं, किस तरह का भोपाल का डेवलपमेंट आप देखना चाहेंगे? सबसे पहले तो भोपाल की जो छवि है, जो ब्रांडिंग है, वो अभी भी आपको मालूम है कि जो त्रासदी भोपाल ने झेली है उस पे ही भोपाल का स्ट्रेटजी से ज़्यादा उसी जोड़ के से देखा जाता है, अगर आप इंटरनेट पे भी डालते हैं तो वही शब्द आता है। तो ये जो है इस छवि से बाहर निकलना पड़ेगा। जो शहर की खूबियां हैं, और शहर में इतनी बेहतरीन खूबियां हैं जिसको अभी तक नज़रअंदाज किया गया है, उन खूबियों को यूएसपी बनाते हुए शहर की छवि बदलना बहुत आवश्यक है। तो क्या क्रेडाई भी इसमें भोपाल शहर की ब्रांडिंग के लिए कुछ काम करना चाहेगी? हम सरकार के साथ मिलकर शहर की ब्रांडिंग पे पूरी तरीके से काम करेंगे। ये हमारा फोकस एरिया रहेगा, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य ही है कि भोपाल को किस तरीके से नेशनल मैप में अव्वल या आगे रखा जाए बाकी शहरों के मुकाबले। क्योंकि इसकी जो खूबसूरती है और जो इसकी भौगोलिक स्थिति है और जो इसके नैसर्गिक स्रोत हैं, उसके कारण ये बहुत बेहतर स्थिति में हो सकता है। इस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। सरकार मदद करेगी तो हम ज़रूर इसको कामयाब होंगे। तो सर इसको लेकर के कोई स्ट्रेटेजी दिमाग में हो आपको कि भोपाल को कैसे ब्रांड किया जाए? बिल्कुल स्ट्रेटजी है। इस पे मैं 2014 से काम कर रहा हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के दोनों राजनीतिक जो दल हैं वो इन मुद्दों से सहमत भी हैं, और दोनों ने इस पे काम करने की सहमति भी दी है और अपने एजेंडा में भी शामिल किया है। भोपाल की 3 बहुत महत्वपूर्ण खूबियां हैं जो मेरा शोध है वो बताता है। और ये तथ्य भी है कि भोपाल और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो पाषाण काल से रहने योग्य जगह है। निश्चित रूप से उस समय जो है नैसर्गिक विज्ञान के आधार पर जो उस समय का आदिमानव होगा वो निर्णय लेता होगा कि कहाँ रहना उचित है। जो भीमबेटका से लेकर श्यामला हिल्स तक जो शैलचित्र पाए जाते हैं वो इसका प्रमाण है कि उस समय से यहाँ आबादी रहती थी और ये रहने योग्य जगह है। जी। दूसरी सबसे बड़ी यूएसपी है कि 1000 साल पहले जब परमार राजा और बहुत विद्वान राजा भोज का राज था यहाँ पे, उन्होंने इस शहर को स्थापत्य वेद पर आधारित प्लानिंग के तहत, जो उन्होंने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार के 10वें अध्याय में, नगर योजना में के अध्याय में जो उन्होंने उल्लेखित किया है, उस तरह से इसको बसाया था, जिसके चिन्ह आज भी हमें जो पुराना शहर है उस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो हम ये बिल्कुल दावे से कह सकते हैं कि ये 1000 साल पुरानी प्लान्ड और स्मार्ट सिटी रही है। जी। इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि मध्य प्रदेश भौगोलिक रूप से हमारे देश के केंद्र में स्थित है। नागपुर को जरूर टेक्निकली 0 किलोमीटर होने के कारण उसको लॉजिस्टिक का लाभ मिला है, लेकिन आप जब नक्शे पर या गूगल पर भोपाल को केंद्र मानकर 500 किलोमीटर का दायरा खींचेंगे तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा अर्बन फुटप्रिंट जो है वो भोपाल के चारों तरफ 500 किलोमीटर में पाए जाते हैं। और ये पर्याप्त है इस बात के लिए कि इसको लॉजिस्टिक सिटी घोषित किया जाना चाहिए। इस पे जो पिछली सरकार थी वो इस पॉइंट को बहुत महत्वपूर्ण मानती थी और उन्होंने इस पे काम करना भी किन किन शहरों में आप देखते हैं कि लॉजिस्टिक के हिसाब से हब्स बनाए जा सकते हैं? लॉजिस्टिक्स के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो लोकेशनली सेंटर में हो वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और कनेक्टेड हो रेलवे, एयरवे और हाईवे से। जी। तो वो सब खूबियाँ भोपाल के पास हैं। और क्योंकि यहाँ ड्राई पोर्ट की भी बात हुई थी। ड्राई पोर्ट ऑलरेडी है मंडीदीप में, उसके सिर्फ विस्तार की ज़रूरत है। जी। चूँकि हम लैंडलॉक स्टेट हैं तो ड्राई पोर्ट तो लगना ही है। और जो कॉन्कोर की वृहद योजना है उसके तहत यहाँ पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक का विकास भी होना है।
तो वो ये सब किया जा सकता है। बस सरकार को पहल करना पड़ेगी कि नागपुर के बाद, चूँकि नागपुर लॉजिस्टिक के लिए ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, सैचुरेट हो रहा है, तो अगले शहर के रूप में भोपाल को लॉजिस्टिक सिटी घोषित किया जाना चाहिए। जी, थैंक यू सर आपकी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए। चलते चलते एक आपसे व्यक्तिगत प्रश्न करूंगा कि आपकी जो छवि है एक बड़े सौम्य और अलग तरह के व्यक्तित्व की है, तो इसको आप कैसे मेंटेन करते हैं? अब इसे अच्छी बात कह लें या कोई अवगुण कह लें कि कोई भी चीज़ या कोई भी डॉक्यूमेंट हो या कोई भी चीज़ लिखनी हो, मुझे परफेक्शन की आदत है। उसके कारण होता ये है कि आप के पूरे व्यक्तित्व में वो धीरे धीरे आ जाता है, और यही कारण है कि जो सौम्यता है वो बचपन से स्वाभाविक और गुण के तौर पर भगवान से प्राप्त है। ये और बाकी जो भोपाल के लोग हैं, मित्र हैं, इन सब का बड़प्पन है कि वो ऐसा मानते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज आपने हमको दी और क्रेडाई के आने वाले समय के प्लान्स के बारे में आपने बताया, रियल एस्टेट की तकलीफ़ों को भी आपने गिनाया, सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं आपने उसकी भी बात की, और बतौर अध्यक्ष आप क्या क्या करने जा रहे हैं उसके बारे में भी आपने बताया। तो सर जल्दी मिलते हैं आपसे और एक विस्तार पूर्वक इंटरव्यू के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रविंद्र भाई। थैंक यू।